Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter first of history, class 9th. Chapter is of history और चैप्टर नेम इज फ्रांसीसी क्रांति। कल हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुए। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गों का होना, तीसरे वर्ग पर करों की मार का ज्यादा लगना और पक्षपात होना, समानता न रहना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। फ्रांसीसी क्रांति के कारण हमने कल किए, आज हम करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के देश पर क्या प्रभाव पड़े। देखिए, तलाक को कानूनी रूप मिला। तलाक जो था उसे कानूनी रूप दिया गया, यानी स्त्री और पुरुष सभी को तलाक देने का अधिकार मिला और अर्जी लिखकर, ठीक है। यूरोप के सभी देशों में क्रांतिकारी गतिविधियां पड़ी थी। जब फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियां पनपी, उसके विरुद्ध संघर्ष हुआ और फायदा हुआ, तीसरे स्टेट को वहां का लाभ मिला, तो बाकी देशों को सीख मिली। क्यों ना हम भी फ्रांस की तरह अगर अपने साथ कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करें तो हो सकता है हमें भी कहीं फायदा हो। तो इससे प्रेरणा और सीख लेकर जो बाकी यूरोप था उसके विभिन्न देशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों ने जन्म लिया। जगह जगह पर दंगे फसाद और संघर्ष होने लगे समानता को प्राप्त करने के लिए। एक पहल फ्रांस से शुरू हुई, बाकी देशों में धीरे धीरे करके ये फैल गई। सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। सामंती व्यवस्था का मतलब है जो जागीरदारी प्रथा थी, जहां पर बड़े लोगों का प्रभुत्व था, पादरियों का, चर्च के जो ईसाई लोग थे उनका, और सामंती व्यवस्था जिनके पास बड़ी जमीनें थी। बड़ी जमीनें किनके पास थी? जो गिरजाघरों में रहते थे, गिरजाघरों के लोगों के पास, जो चर्च से संबंधित थे, चर्च के पादरी और सामंती लोगों के पास। क्योंकि ये लोग जो चर्च को जमीन दान दी जाती थी, आज के टाइम में हम लोग पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में पैसे देते हैं, धन देते हैं, उस समय जमीनें दान दी जाती थी। तो चर्च के जो स्वामी होते थे बड़ी भू संपत्ति के मालिक होते थे और वही संपत्ति उनको धीरे धीरे एक जागीरदारी प्रथा से जोड़ती थी, सामंती व्यवस्था को कायम रखी हुई थी। और ये समाज में एक प्रभुत्वशाली जन्मना विशेष अधिकारों के साथ साथ बड़ी जमीनों के मालिक भी थे। इस तरह से उस समय जब समानता का अधिकार मांगा गया 1789 में जब क्रांति हुई, तो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकला कि सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि चर्च की जितनी भी जमीनें थी वो सब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसका वो सब सरकार के अधीन आ गई। क्योंकि तीनों वर्गों को जब बराबरी पे रखा गया तो तीनों में समानता लाने के लिए जो विशेष अधिकार थे उनको खत्म किया गया, जो चर्च की जमीनें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे सामंती व्यवस्था का खुद से अंत हो गया। उसके बाद देखिए 1791 का जो घोषणा पत्र शुरू हुआ वो पुरुष और स्त्री के अधिकारों के साथ शुरू हुआ था। जब पहले महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनका काम घरों तक सीमित था, ना कोई शिक्षित भी बहुत कम महिलाएं होती थी। फूल बेचना, सब्जियां बेचना, घरों की साफ सफाई करना या थोड़ा बहुत मजदूरी करना, इस तरह के काम महिलाओं के साथ थे। उन्हें यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो जैसे ही घोषणा पत्र हुआ, संविधान बना 1791 का एक घोषणा पत्र हुआ जिसमें स्त्री और पुरुष के अधिकारों पर बल दिया गया, तो उससे धीरे धीरे फ्रांसीसी क्रांति का ही ये रिजल्ट था कि स्त्रियों को भी अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार मिला। 1789 में सेंसरशिप कानून की समाप्ति की गई। सेंसरशिप का मतलब है बिना
किसी भी चीज को अगर हम छापते हैं तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, वो बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। उसके बाद तो फ्रांस में किताबों की बाढ़ सी आ गई थी। दुनिया भर के अखबार, पत्रिकाएं और जो भी प्रकाशन था काफी मात्रा में छपा, मुद्रण। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें मिली, जिससे उनका ज्ञान बढ़ा। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किन वर्गों को क्रांति से लाभ हुआ, किन वर्गों को निराशा हुई और किन वर्गों को क्रांति से कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए 3 तरह के वर्ग निकल कर आए। जिन वर्गों को क्रांति से लाभ हुआ, अंडरस्टूड है, किस वर्ग को लाभ हुआ? तृतीय स्टेट को, क्योंकि ये तृतीय स्टेट ऐसा वर्ग था जिसको ना कोई अधिकार प्राप्त थे, ना कोई इनके पास विशेष सुविधाएं थी, ना कोई इनके पास संपत्ति थी बहुत ज्यादा मात्रा में। इसमें कारीगर, मजदूर, वकील, शिक्षक और दुकानदार, छोटे मोटे व्यापारी, उद्योगपति, इंजीनियर, ये ऐसे बड़े उद्योगपति नहीं, छोटे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो आम जनता से संबंधित थे। तो इस क्रांति की जब शुरुआत हुई तो इन्होंने क्या चीज मांगी थी? स्वतंत्रता हो और समानता हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। इसलिए समानता में रखने के लिए तीसरे स्टेट को फायदा मिला, क्योंकि इन लोगों को स्वतंत्रता के साथ साथ समानता दी गई और जो अधिकार इनको नहीं प्राप्त थे वो बाकियों से भी ले लिए गए। ऐसा नहीं कि इनको नहीं थे, औरों को थे। एक समय ऐसा था कि फ्रांसीसी समाज में 2 वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे जो जन्म से संबंधित थे, जन्म ना विशेष अधिकारों से वो परिपूर्ण थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो तीसरे वर्ग को भी उसमें शामिल किया गया और उनसे वो दोनों अधिकार छीन लिए गए, इसलिए सबको समानता का अधिकार मिला। उसके बाद जिन वर्गों को सत्ता छोड़नी पड़ी, अंडरस्टूड है, कौन से वर्ग को छोड़नी पड़ी? द्वितीय स्टेट को, क्योंकि द्वितीय वर्ग ऐसा था जो पहले और दूसरा 2 वर्ग शक्तिशाली थे, प्रभुत्वशाली थे, संपन्न थे और बड़ी जमीनों के मालिक थे। जब जमीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जमीनें ली गई, तो इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, पहले 2 स्टेट को। तो पहले जो 2 वर्ग थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इन दोनों को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े। कर का जो अधिकार था वो भी इनसे छीन लिया गया। इससे इस वर्ग को निराशा हुई। उसके बाद निराशा तीसरे वर्ग में भी हुई, जिसमें हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी शामिल थी, क्योंकि महिलाओं से वादा किया गया था कि उन्हें पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उन्हें समानता नहीं मिली। इससे वो निराश थी, उनके वो जो प्रॉमिस किया गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें वोट देने का उस समय तक कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद जो दोनों वर्ग थे, ये दोनों, इनको भी निराशा हुई, क्योंकि इनकी सुविधाएं, इनकी जो भूमि थी, इनके जो विशेष अधिकार थे वो सब छीन गए। फायदा केवल एक वर्ग को हुआ, तीसरे वर्ग को। आपको इतना ध्यान रखना है। आज जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और जो मैंने कल कराया था आपके एनसीईआरटी से संबंधित है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए, कुछ करो या मत करो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको मस्ट बी कंपल्सरी, ये जरूर करने हैं, इनके बिना आप पास नहीं होगे। उसके बाद एक और चीज आती है महत्वपूर्ण, बार बार हम करों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय फ्रांस में 2 तरह के कर थे, एक टाइल और दूसरा टाइल। दे और ले से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। टाइल चर्च को दिया जाने वाला कर था, जो किसानों से वसूल करके चर्च को शामिल किया जाता था, और टाइल ऐसा कर था जो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाना होता था। दोनों कर एक जैसे हैं, भूल ना जाओ, इसलिए आपको माइंड में एक चीज को बैठाना है कि टाइल ले जिसके पीछे आता है उसका मतलब है सरकार को दिया जाने वाला, ठीक है। जिसके पीछे दे है, दे का मतलब चर्च को दिया जाने वाला, ठीक है। ये दोनों कर ऐसे थे जो फ्रांस में उस समय तीसरे वर्ग को चुकाने होते थे।
दोनों ही तरह के कर, टाइमली और टाइड भी, तीसरा वर्ग चुका था, पहले 2 वर्ग ये कर वसूल करता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। इससे अगले टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रही हूँ वो सब आपको याद करने हैं, याद करके लिखना है। जब आप कभी स्कूल आओगे, खुलेंगे, तो मैं आपसे आपका रिटर्न वर्क चेक करूंगी, चाहे फेयर कॉपी में हो चाहे रफ में हो, लेकिन वर्क क्या हो, प्रैक्टिस वर्क है ये आपका। ये रफ कॉपी में कर लेना आप, बाकायदा डेट डालकर, जिस दिन भी आप लिखते हो उस दिन के ऊपर डेट डालो और उसको लिखो और याद करके लिखना है। आपके हेल्प बुक को दूर रखना है, फिर याद करके इसको लिखना है। आज आपके 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू वेरी मच।